हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं ये वीडियो थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ, बट कॉलेज से बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, उनको कंप्लीट करने में थोड़ा सा अभी टाइम लग गया। मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो शूट करने का। तो आज मैंने ये वीडियो शूट करने का इस वजह से सोचा है क्योंकि अभी नेक्स्ट इनटेक जो होना है सितंबर में है, उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। सो जो भी आइलैंड आना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं कॉलेज कैसे आप चूज़ करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर हैं, आपको क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए कॉलेज चूज़ करने से पहले, एंड उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों से। सो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। एंड अभी मैं आपको अपने रूम का थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा है। ये मेन डोर है, ये वॉशरूम, ये कबर्ड्स हैं, ये मेरा स्टडी टेबल, ये एक छोटा सा फ़ैन हीटर है, ये ऑयल हीटिंग का है, तो ये भी थोड़ा कम चलता है, तो सुबह और शाम में थोड़ी ठंड रहती है, इस वजह से मैंने ये ऑयल हीटिंग का लिया हुआ है। देन ये मेरा बेड है। सो अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, बाहर थोड़ा सा अंधेरा है। तो अभी मैं जाता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से स्टडी टेबल पे, फिर आप लोगों से शेयर करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन। एंड अभी आपको मैं ब्लैकवुड हाउस का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। सो आप इंजॉय करिए एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को स्टडी टेबल पे। वेलकम बैक एवरीवन। सो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से आयरलैंड में कोर्स कैसे चूज़ करें, कॉलेज कैसे चूज़ करें, एंड देन उसके बाद वीज़ा प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कि कोर्स हम कैसे चूज़ करें। तो कोर्स यहाँ आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट वो आपके प्रीवियस जो आपने पढ़ाई की है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, या फिर आपने जो जॉब करी है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आप अपने कवर लेटर में मेंशन करोगे। सो एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपको मान लीजिए आपने कोई कोर्स चूज़ किया है ना, उसका आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, सो आपको बाद में जॉब के लिए बहुत दिक्कत आएंगी, मतलब क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। कोरोना के टाइम पे भी हैं, कोरोना से पहले एंड उसके बाद भी रहेंगी। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो बेटर यही होगा कि जो भी आप कोर्स चूज़ करिए यहाँ पे आने के लिए, सो उसके आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हो। देन आती है बात कॉलेज चूज़ करने की। तो कॉलेज चूज़ करने के लिए एक वेबसाइट है
आयरिश गवर्नमेंट की है ऑफिशियल gov.ie, वो मैं नीचे लिंक पे मेंशन कर दूँगा। उसमें आपको सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल कॉलेजेस और जो भी पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं वो सारे इसमें मेंशन हैं। सो रैंकिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आयरलैंड में मोस्टली आपने सुना होगा डबलिन के बारे में, ट्रिनिटी हो गया, TCD सॉरी, और या फिर DCU, या फिर आपका कॉर्क है, लिमरिक। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपने सुना होगा, बट इनकी रैंकिंग्स ऊपर नीचे होती रहती हैं बेस्ड ऑन द कोर्सेज। सो यहाँ पे क्या है आपका कि आपका प्रायोरिटी ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी चूज़ करना रहना चाहिए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में आप एक्सपीरियंस करोगे वो और आप कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं करोगे। एंड यहाँ के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अपने इंडिया से मतलब कल्चर के मामले में काफ़ी बेटर हैं। सो पहला आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी चूज़ करो अच्छी। उसके बाद कोर्स जो आपने आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आप कोर्स चूज़ करो। ऐसे नहीं कि मेरे को बिग डेटा या फिर AI में आना है एंड मेरे पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो उस केस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है जब आप जॉब सर्च करोगे। सो आप यही ट्राई करो कि या तो आप पहले एक्सपीरियंस ले लो, अगर आपको उस फील्ड में आगे पढ़ाई करनी है सो आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, या फिर ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। एंड यहाँ पे सैलरीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपके पास 2 इयर्स या फिर 3 इयर्स है, उससे ज़्यादा है, तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि 50,000 to 60,000 यूरोज़ आपको मिलेंगे। उसमें टैक्सेस कटते हैं, बट वो बात की बात है, वो मैं दूसरे किसी वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों से। सो कॉलेज का ऐसा नहीं है कि अगर आपने सॉरी, तो कॉलेज का ऐसा नहीं है कि अगर आपने TCD चूज़ किया या फिर DCU चूज़ किया, जैसे मेरा कॉलेज है काफ़ी दूर है, मतलब डबलिन से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स है। सो ये एकदम इस साइड में सबसे लास्ट का ही आप समझ लो, इसके बाद कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज कुछ भी नहीं है। तो ये एक एंड है आयरलैंड का। सो इस कॉलेज के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैंने नेट पे देखा था, थोड़े मोड़े रिव्यूज़ थे, बट मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि इसकी फ़ीस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो TCD एंड DCU है। तो यहाँ पे आने के बाद इस कॉलेज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी। ये कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आपका बजट कम है या आपका बजट ज़्यादा भी है, तो भी यहाँ पे जो कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको AI या बिग डेटा में ही जाना है तो आप ये चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ के फैकल्टी बहुत सपोर्टिव हैं। एंड इन दी एंड आपको जॉब खुद से ढूंढनी है, कोई प्लेसमेंट आपको करा के देने वाला नहीं है। आप या फिर ट्रिनिटी में जाओ या फिर आप UCD में जाओ, TCU में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको जॉब खुद ही ढूंढनी है। सो लिंक्डइन आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। सो अगर आप इंडिया में हो तो आप अभी से लिंक्डइन पे आ जाओ, उस पर प्रोफाइल बनाओ, उस पर कनेक्शंस बनाओ, वो आपके बाद में काम आने वाला है। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो कोर्स चूज़ करो उसका आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, आइदर वर्किंग या फिर आपने उसमें पढ़ाई की हो, तभी यहाँ पे बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप एक फ्रेशर हो तो। उसके बाद आता है आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला होता है ऑनलाइन फॉर्म, जो वैट शीट बोलते हैं, AVATS, वैट्स समरी शीट। सो ये आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन इसका अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाता हूँ। सो ऑनलाइन पहले आपका पेज आएगा, उसमें आपको कंटिन्यू करना है। देन आपको टर्म्स एंड कंडीशन का आएगा, वो आपको कंटिन्यू करना है। देन जो आपका पेज आएगा वो आएगा। फर्स्ट पॉइंट है उसमें वीज़ा आपको कौन सा चाहिए, तो आपको स्टडी वीज़ा आपको मल्टीपल ही लेना पड़ेगा। आप सिंगल एंट्री नहीं ले सकते हो, आपको मल्टीपल एंट्री ही लेना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग स्टे वीज़ा आपका होता है, जो स्टडी वीज़ा होता है। शॉर्ट स्टे आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो लॉन्ग स्टे वीज़ा आपका हो गया, देन मल्टीपल एंट्री हो गया। रीज़न ऑफ ट्रैवल आपका है स्टडी, तो आप स्टडी चूज़ करोगे। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आप मास्टर्स डाल दो या फिर पोस्ट ग्रेड डाल दो, वो डिपेंड करता है, वो आपके हिसाब से आप क्या लिखना चाहो वहाँ पे। पासपोर्ट टाइप आपका नेशनल होगा। देन आपका आएगा डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपके पासपोर्ट पे नंबर रहता है वो आप मेंशन करोगे। देन उसके बाद एक पॉइंट आता है कि आयरलैंड में आप कब से कब तक स्टे करना चाहते हो। तो आप जब से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उससे एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते पहले की आप डेट ले लो। एंड देन आपका मोस्टली अक्टूबर में आपका कॉन्वोकेशन होता है।
सो अक्टूबर या फिर नवंबर का आप लोग ले लो, जो आपका पूछेगा कि आपका स्टे का एंड टाइम क्या है। सो उसमें आप लोग 1 साल के बाद अक्टूबर या फिर नवंबर की डेट ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे। जो आपको यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा अवैक्स का, वो आप लिख के रख लेना, क्योंकि उसी से आप लॉगिन कर पाओगे। वो आपका पासपोर्ट नंबर एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 3-4 चीज़ें होंगी जिनसे आप रिट्रीव कर पाओगे अपना एप्लीकेशन, एंड वो 30 डेज़ के लिए सिस्टम में स्टोर रहता है। अगर आपने 30 डेज़ से ज़्यादा करा तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से चला जाएगा, तो फिर आपको नया एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो एक और चीज़ है कि आपको दिसंबर से ही अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अपने खुद से थोड़ी सर्च करो गूगल पे एंड देन कोर्स जो भी आपको चूज़ करना है वो आप देखो। सो उसके बेसिस पे आपको दिसंबर या फिर जनवरी से आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अच्छे कॉलेजेस में बहुत जल्दी सीट्स फुल होती हैं एंड कोर्सेज जो आपको चाहिए वो फिर मिल नहीं पाएंगे इस वजह से। सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। आप एग्जाम्ट नहीं कर सकते बायोमेट्रिक्स, तो आपको नो करना पड़ेगा एंड देन बाकी सारी चीज़ें आप फिल करोगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे अपने हिसाब से जो भी आपकी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट नंबर एक पेज आएगा जहाँ पे आपका पासपोर्ट आएगा, देन इश्यूइंग अथॉरिटी में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी आपके जो पासपोर्ट पे वो आप मेंशन करोगे। उसके बाद इज़ दिस योर फर्स्ट पासपोर्ट, अगर आपका फर्स्ट पासपोर्ट है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर आप वर्किंग हो तो आपके करंट एम्प्लॉयर की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद जो जो आपके पेजेस आएंगे वो आप फिल करोगे अपने अकॉर्डिंगली एंड देन लास्ट में आपका एक आएगा एक्नॉलेजमेंट का जब आप सारी चीज़ें ऊपर देखोगे एंड उसके बाद वहाँ पे एक लिंक आएगी, उसमें होगा क्लिक हियर टू प्रिंट योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू रिटेन फॉर योर रिकॉर्ड। तो वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बैड शीट आपकी जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन जब आप फाइल करोगे उस टाइम पे ये इसका प्रिंट आउट चाहिए होगा आपको। लास्ट में सबमिट का बटन आएगा एंड उसके बाद फिर वो जो ट्रांजैक्शन है वो नंबर है उसके बेसिस वो आपको रखना पड़ेगा, आप नोट कर लेना कहीं पे एंड फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद ही वो एप्लीकेशन आपकी जाएगी फॉर प्रोसेसिंग, उसके पहले नहीं जाएगी। 30 डेज़ तक आप रख सकते हो सिस्टम में, आपको जो भी मॉडिफाई करना हो आप कर सकते हो। उसके बाद आपका आएगा स्टूडेंट सप्लीमेंट्री फॉर्म, ये स्टूडेंट्स के लिए है। सो इसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। ये आई गेस 12 या 13 पेजेस का होता है ये पूरा। सो इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। सो उसमें फर्स्ट पेज है, आपको अपनी इसमें डिटेल्स फिल करनी है, बेसिक जो चीज़ें होती हैं पर्सनल एंड फैमिली डिटेल्स में। एंड उसके बाद फिर इमिग्रेशन हिस्ट्री, तो अगर आप कहीं और किसी और कंट्री में गए हो या अगर आपको वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ है तो वो आपको सारी इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। देन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में आपको अपना पास्ट एजुकेशन जो भी है आपका एंड एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयर जो भी रहा जहाँ पे आपने काम किया है वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी इसमें। एंड देन उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसमें काफ़ी छोटा सा दिया हुआ है सेक्शन, तो इसमें आप छोटा सा लिख सकते हो, क्योंकि बाद में उसके बाद आप लेटर ऑफ इंटेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको अलग से लिखना ही है, तो इसमें आप छोटा सा लिख सकते हो बस बेसिक, ज़्यादा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। देन फिनेंसेस की आपकी आएगा सेक्शन। सो इसमें क्या होगा, इसमें आपको टोटल फीस पेएबल, लिविंग एक्सपेंसेस आपको 7,000 ही बोलते हैं, बट मगर आप मेरी मानो तो आप 10,000 लेके चलो, तो 10,000 ये। देन आपका फ़ीस पेएबल, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके वहाँ मेंशन करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आपका स्पॉन्सरशिप कैसा है, अगर आप बैंक लोन ले रहे हो सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आएगा फैमिली इनकम। फैमिली इनकम में आप बताओगे अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में। अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपनी चीज़ें मेंशन करोगे, अदरवाइज़ फिर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ पे आप फादर या मदर जो भी है उनके अकॉर्डिंग उनकी डिटेल्स फिल करोगे। उसके बाद स्पॉन्सर आता है स्पॉन्सर 1 में। स्पॉन्सर 1 वो है जो ज़्यादा अमाउंट आपको दे रहा है, अगर आपने बैंक लोन ज़्यादा लिया है तो स्पॉन्सर 1 आपका वो आएगा। देन आपको जो कम अमाउंट दे रहा है वो स्पॉन्सर 2 में आएगा।
सो अगर आपने बैंक लोन लिया है एंड आपने अपने फादर को यूज़ किया है कि एज अ उनके लाइक उनकी जो भी सारी चीज़ें हैं, अगर वो उनके बेसिस पे आपको एजुकेशन लोन मिला है, सो स्पॉन्सर 1 में आपके फादर आएंगे, देन स्पॉन्सर 2 में आपका बैंक आएगा। अगर और कोई है तो यहाँ 3 मतलब 3 कॉलम्स हैं, अलग अलग 3 सेक्शंस हैं, स्पॉन्सर 1, स्पॉन्सर 2, स्पॉन्सर 3। तो इसमें आप लोग 3 अलग अलग उसमें मेंशन करोगे। देन उसके बाद फिर लास्ट में आपको एक चेकलिस्ट आएगी, वो आप लोग देख लोगे। उसके बाद आपका आता है पीसीसी। पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पीसीसी आपको इंडिया में पासपोर्ट ऑफिस इशू करता है, उसको बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जब आप अपने लोकल थाना या फिर वहाँ से करवाओगे तो उसको बोलते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों सेम चीज़ हैं। सो मेरे केस में बहुत मेरे को दिक्कत आई थी क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मैंने पासपोर्ट जो अप्लाई किया है, पासपोर्ट ऑफिस में जब अप्लाई किया था पीसीसी, वो काफ़ी डिले लग रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा ग्रीवेंस लॉन्च करा इधर उधर। सबसे बड़ी गलती मेरी उसमें क्या थी, वो आप लोग मत करना। आप लोग LIU ऑफिस कभी मत जाना इसके लिए, क्योंकि अगर वो आप चले जाओगे तो वो आपका नंबर लेके रख लेंगे एंड आपको परेशान करते रहेंगे। वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे वो आपको पीसीसी दे के कोई एहसान कर रहे हो। सो मेरे फादर का फॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई निकल आया रिलेटिव, तो उनके थ्रू मेरे को काफ़ी देर के बाद फिर मेरा वहाँ से मैंने यूपी गवर्नमेंट का इशू करवाया एंड देन उसको मेरे को ट्रांसलेट करवाना पड़ा क्योंकि वो हिंदी में था। सो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, तो आप ट्रांसलेट करवा सकते हो, वो भी वैलिड है। मेरा जो गया था, मेरा एक्चुअली जो पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस वाला था वो मेरे एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद आया था। सो मैंने जो यूपी गवर्नमेंट वाला है वो एंड देन ट्रांसलेशन उसका वो ही भेजा था मैंने, वो उससे मेरा अप्रूव हो गया था वीज़ा। सो पीसीसी आप बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप अगर आपको वहाँ से दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पासपोर्ट ऑफिस में तुरंत मिल जाता था 1 घंटे में प्रिंट आउट, बट मेरे केस में उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया, तो जो भी पुलिस वाला आता है वो पैसे तो लेंगे ही, ऑब्वियसली सबको पता है वो, तो वो लेके जाते हैं। उसके बाद आपको LIU नहीं जाना है। अगर आप LIU जाओगे तो फिर दिक्कत होगी, बहुत डिले करेंगे वो। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी एजुकेशन प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपका कॉलेज का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ऑफ़र लेटर है, उसके बाद जो फ़ीस का है, स्कॉलरशिप है अगर आपको मिला है, और उसके बाद फिर आपने जो फ़ीस पे करी है उसका रिसीट, वो सारी चीज़ें आपको उसके साथ अटैच करनी पड़ेंगी। देन आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो आपने आइदर IELTS दिया होगा या TOEFL दिया होगा, यही दोनों वैलिड है। सो उसका आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको जितने बैंड्स हैं उसके बेसिस पे ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। सो आप आइदर इंडिया में कराओ या फिर यहाँ का कराओ, कोई मतलब नहीं है। वो आप देख लेना, उसमें 1 लाख USD मतलब $1 लाख का एटलीस्ट होना चाहिए वो। सो मोस्टली वो रहता है वो उनका। सो उनका कवर बेसिकली आपको वही 1 लाख USD का ही मिलेगा। सो आप कंपेयर कर लेना आपको किस कंपनी का कराना है। पॉलिसी बाज़ार है, वहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करके भी कर सकते हो। सो ये ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आपको यहाँ आयरलैंड का ही कराना पड़ेगा। उसके बाद आपका है कवर लेटर या फिर लेटर ऑफ इंटेंट। सो इसमें आप अपने बारे में बताओगे पहले, वो जो फर्स्ट पैरा है उसमें आप अपने बारे में बताओगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपकी फ़ैमिली के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर पॉइंट्स आते हैं आपके कि आप आयरलैंड क्यों आना चाहते हो, आपकी कंट्री से क्या चीज़ बेटर है यहाँ पे। उसके बाद फिर उस कोर्स के बारे में, जो आप कोर्स की पढ़ाई के लिए आना चाहते हो, वो कोर्स आपने क्यों चूज़ किया। देन उसके बाद फिर आपने कॉलेज क्यों चूज़ किया ये वाला। सो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। जिसको भी इस चीज़ में हेल्प चाहिए, सो मैं अपना वो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिंग कर देगा एंड देन वहाँ से मैं उससे कांटेक्ट कर लूँगा जो भी चीज़ें हैं। फॉर्मेट अगर चाहिए होगा तो मैं फॉर्मेट भी दे दूँगा। सो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जो लोन के हैं या फिर आपने अगर FDs यूज़ करी हैं या फिर सेविंग्स यूज़ करी हैं, सो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। आप अगर सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, सो आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो आपका लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में डालनी पड़ेंगी।
आप कोशिश करना आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकते हो फाइनेंस अपना, वो अच्छा रहेगा आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सो वो आपके पॉजिटिव उसमें आएगा, पॉजिटिव पॉइंट में। उसके बाद फिर आपका एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने जॉब करी है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपने किसी कंपनी में जॉब करा है, तो उसकी सारी चीज़ें लगेंगी, लाइक ऑफ़र लेटर, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस हो गया, रिलीविंग के साथ ही किसी एक्सपीरियंस मिल जाता है। सो वो सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। अगर आप अभी करंटली वर्क कर रहे हो तो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स में लगेंगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे। उसमें आप रेफरेंसेस भी दे सकते हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया। सो ये सारी चीज़ें उसमें आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो कॉलेज को, सो वो भी आप दे सकते हो। अगर आपसे कॉलेज ने इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट मांगा था, सो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद क्या आता है कि आपको 2 कॉपीज़ रखनी पड़ती हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक आपका ओरिजिनल रहेगा एंड उसी की एक सेम फ़ोटो कॉपी। सो ओरिजिनल जितने भी होते हैं मोस्टली मिल जाते हैं वहाँ पे। आप जब आप जाओगे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर VFS ग्लोबल, तो वहाँ पे आपसे एक फॉर्म फिल कराएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें वापस चाहिए, तो वहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। तो मोस्टली अगर आप जो मैंने क्या हुआ था, मैंने 2-3 चीज़ें मेंशन करी थी, तो मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी ओरिजिनल थी वो आ गई थी। अब ओरिजिनल में क्या होता है कि आपने एक प्रिंट आउट निकाला, वो एज़ ओरिजिनल भी आप दे रहे हो, सो उसका एक कॉपी भी आप निकाल लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। जहाँ पे VFS ग्लोबल के पास जितनी भी शॉप्स रहेंगी वो बहुत कॉस्टली हैं। सो आप ट्राई करना कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो आपने प्रिंट भी निकाला है तो उसकी 2 कॉपीज़ निकाल लो, क्योंकि एक आपका ओरिजिनल में जाएगा एंड दूसरा आपका फ़ोटो कॉपीज़ में जाएगा। तो फ़ोटो कॉपी जितनी भी है मोस्टली वो रख लेते हैं अपने पास, ओरिजिनल आपका जितना है वापस कर देते हैं जब आपका वो पासपोर्ट आता है उसमें वीज़ा स्टैम्प लग के। सो VFS का एक चेक एंड वेरीफाई सर्विस होता है, मैंने लिया था। तो मेरा क्या था कि 2 दिन के अंदर मेरे को वेरिफिकेशन कॉल आई थी। एक मेरी जहाँ पे मैंने जॉब किया था वहाँ पे कॉल गई थी, एंड देन उसके बाद फिर बैंक अकाउंट के लिए वो आपका यूज़र आईडी एंड इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगते हैं। सो घबराने वाली बात नहीं है, वो पूरा सिक्योर रहता है उनके पास सारा डेटा। सो वो चेक करते हैं कि आपका ये अकाउंट वर्किंग है, इसमें कितने पैसे हैं, क्या है। सो वो आपको अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा थोड़ा अपना, क्योंकि अगर चेक एंड वेरीफाई अगर आप लेते हो, ये आपका थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट कर देता है। मेरे केस में मेरा वीज़ा 12 डेज़ में अप्रूव हो गया था एंड 15-16 दिन में मतलब मेरा वीज़ा मेरे घर पे आ गया था। अगर आप दिल्ली में हो या फिर आसपास, तो आप मान के चलोगे आपके नेक्स्ट मतलब 2 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने चेक एंड वेरीफाई नहीं लिया है, सो उस केस में आपको शायद एम्बेसी से कॉल आया, बट वो ज़्यादा होता नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, आपका 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। बट ये होता है कि जितना मेंशन करते हैं 7-8 वीक्स, उतना टाइम नहीं लगता है। नॉर्मली हमारा कोरोना के टाइम में भी बहुत तेज़ हुआ था। सो अगर आप नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है वीज़ा एप्लीकेशन, तो वो आपका जल्दी हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड फ़ोटो कॉपी का आप ज़रूर ध्यान रखना कि आपको तो हर चीज़ की ओरिजिनल के साथ एक कॉपी चाहिए। तो अगर आपका एक PDF अगर आपने प्रिंट निकाला है, वो अगर आप ओरिजिनल में दे रहे हो, तो उसका एक कॉपी भी आपको रखना पड़ेगा। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। मेरे को बहुत फालतू में सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी करानी पड़ी थी। सो काफ़ी उसमें मेरे को फालतू के खर्चे हो गए थे। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर तो अभी आपको जो भी इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, तो मैं आपको वहाँ से रिवर्ट बैक करूँगा, अपना ईमेल आईडी दे दूँगा, वहाँ से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबा हो गया है, इतना मैंने 10 मिनट के वीडियोस बनाए हैं इसके पहले, बट ये वीडियो इस वजह से लंबा हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी। इसके अलावा जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आयरलैंड आने के लिए, सो वो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना, एंड देन वहाँ से मैं आप लोगों को रिवर्ट कर दूँगा। सो अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहूँगा। अभी काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था असाइनमेंट्स की वजह से। अभी भी मेरे कुछ 2 हफ्ते तक अभी भी असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट हैं, तो मे बी मैं अभी शूटिंग नहीं कर पाऊँगा। बट क्रिसमस का शूटिंग, यहाँ पे भी क्रिसमस के काफ़ी डेकोरेशंस हो रहे हैं मेन स्ट्रीट पे, सो वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में।
सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फॉरवर्ड करिए। आपको आयरलैंड के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँगा। तो चलिए, बाय।